हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आपके सामने आपके लिए एक और सोशलॉजी से रिलेटेड लेक्चर लेके हाज़िर हूँ। मेरा नाम मोहम्मद नौफल सफ़ान है और आई बिलोंग्स टू सर नौफल्स एकेडमी, लतीफ़ाबाद, हैदराबाद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो सोशलॉजी का लेक्चर नंबर 8 है ये। इससे पहले 7 लेक्चर्स में दे चुका हूँ। 8वां लेक्चर सोशलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के हवाले से देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है, व्हाट आर द मेन सोशल थ्योरीज इन सोशल चेंज इन सोशलॉजी। तो आपको पहली बात ही पता चली कि सोशलॉजी के अंदर जो थ्योरीज़ हैं वो असल में सोशल चेंज को ऑब्ज़र्व करती हैं। जितनी भी थ्योरीज़ हैं ये सोशल चेंज को ऑब्ज़र्व कर रही हैं कि माशरे के अंदर चेंज कैसे आती है, कैसे तब्दीली आती है। सोशलॉजिस्ट परेशान इस वजह से है, वो ये जानना चाहता है कि माशरा तब्दील कैसे हो जाता है। ठीक है जी, 4 थ्योरीज़ हैं इस हवाले से। नंबर 1 एवोल्यूशनरी थ्योरी है, नंबर 2 सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी है, नंबर 4 जो है फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी, और इसको जो है वो फंक्शनलिज्म भी कहा जाता है, फंक्शनलिज्म थ्योरी भी कहा जाता है, और जो है वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो ये 4 थ्योरीज़ हैं और इसके अलावा मज़ीद भी हो सकती हैं, लेकिन CSS के सिलेबस के हवाले से इन 4 को मैं फ़ोकस किया हूँ। आज आखिरी इसका लेक्चर है इस हवाले से, थ्योरीज़ के हवाले से। कंटिन्यू हम ज़रूर करेंगे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ठीक है जी। मेजर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी रिलेटेड सोशलॉजिस्ट आर। अब ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे रिलेटेड जो सोशलॉजिस्ट हैं उनमें सबसे पहले तो कार्ल मार्क्स को आप मत भूलिएगा। टुक द सम आइडियाज़ फ्रॉम हेगल। कार्ल मार्क्स एक्चुअली टुक द आइडियाज़ फ्रॉम हेगल रिगार्डिंग द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के हवाले से जो है वो कार्ल मार्क्स जो कि 1818 से लेकर 1883 तक ज़िंदा रहा, और इसने जो है वो दास कैपिटल नाम की जो है वो बुक भी लिखी, जो कि कम्युनिज़म की जो है वो समझ लीजिए कि सरखेल मानी जाती है। एक लीडिंग बुक है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिज़म। और इसके अलावा कार्ल मार्क्स जो है वो एक एज ए हिस्टोरियन, एज ए सोशल साइंटिस्ट जो है, इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट जो है वो फील्ड्स के अंदर। बहरहाल इस वक्त हम जो इसको देख रहे हैं वो इसकी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के हवाले से देख रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल जो है ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए जो है वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को जो है वो डेवलप किया, और जो है वो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का एक बुनियाद बन रही है। तो हम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को भी देखेंगे। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है। जॉर्ज वेल्मिंग हेगल जो है उसने जो है वो सबसे पहले जो है वो फ्रेडरिक हेगल भी इसको कहते हैं, ये जो कि 1770 से 1831 ईस्वी तक जो है वो रहा। तीनों जर्मन हैं, ये चाहे वो फ्रेडरिक एंगल हो या फ्रेडरिक हेगल हो या जो है वो कार्ल मार्क्स, तीनों हैं जर्मनी है, और तीनों का ताल्लुक़ जो है वो तकरीबन सेम एरा से है। 2 का ताल्लुक़ जो है वो 19वीं सदी से, और एक का ताल्लुक़ 18वीं और 19वीं सदी से। तो बहरहाल आगे चलते हैं, ये हेगल की तस्वीर। अब जो है वो इस हवाले से जो है वो मैं आपको एक बात बताऊं कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की जो डेवलपमेंट है उसके लिए बड़ी ही आपको कुछ चीज़ें जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंगली जो है वो आपको समझनी पड़ेंगी। और so before we understand conflict theory we should see what is dialectical materialism. ठीक है जी। The conflict theory suggested Karl Marx and claim society in a state of perpetual conflict because of competition for limited resources. It holds that social order is maintained by domination and power rather than consensus and conformity. ठीक है जी। यानी कि उसने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का आगाज़ जो है वो कार्ल मार्क्स ने किया। कार्ल मार्क्स, और मैंने आपको बताया था कि जो है वो इसके साथ साथ इसका जो हम फ्रेडरिक एंगल जो है वो इसका जो हमअसर है, उन दोनों ने मिलकर जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को जो कंट्रीब्यूट किया। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को मुख्तसर अगर समझा जाए तो ये एक परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी परपेचुअल अंग्रेज़ी में कहते हैं कांस्टेंट को। कांस्टेंट कहते हैं मतवातर को, यानी लगातार जो चीज़ हो रही होती है वो कॉन्फ्लिक्ट होती है। कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं आपका टकराव, आपका किसी से जो है वो एतराज़, आपका किसी से जो है वो झगड़ा, ये जो है कॉन्फ्लिक्ट के सेंस में होता है, टकराव के सेंस में होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन और लिमिटेड रिसोर्सेज के रिसोर्सेज कम हैं, चीज़ें कम हैं, मांगने वाले ज़्यादा हैं,
उन चीज़ों को। तो ये पैदा क्या करता है, ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, एक मुकाबले की सूरत हाल पैदा करता है, एक कंपटीशन की जो है वो सूरत हाल पैदा करता है, जो कि माशरे के अंदर तब्दीली का सबब बनती हैं। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एक्सप्लेन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल क्लासेस ब्रिंगिंग चेंजेस इन द सोसाइटी। अब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी सीज सोशल लाइफ एज अ कंपटीशन एंड focuses on the distribution of resources, power and inequality। अब वो कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दरअसल देखती किस तरह से है सोशल लाइफ को, कि सोशल लाइफ माशरे के अंदर इंसान जो ज़िंदगी गुजार रहा है ये दरअसल एक मुकाबला है, एक जीने की जो है वो एक तगोदो है, जिसके लिए कि वो एक मुकाबला किया जा रहा है मुस्तकिल, ठीक है जी। और वो फोकस करता है किस चीज़ के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, पावर एंड इनइक्वालिटी। यानी कि यही वो चीज़ें, ये कंपटीशन क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वो रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वसाइल को जिसे हम कहते हैं ज़राए को, या वो सहूलियात को, जो भी आप इसका लफ्ज़ का ट्रांसलेशन कर लें, वो सहूलियतें जो कि जो है वो एक इंसान चाहता है, या वो अवामिल या वो फैक्टर्स जिनकी वजह से जो है वो कोई इंसान जो है वो तरक्की पा सकता है, वो कम हैं और मांगने वाले लोग ज़्यादा हैं पावर के चक्कर में, और इसी तरह जो है वो इनइक्वालिटी भी जो है वो इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। अनलाइक फंक्शनलिस्ट थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इज़ बेटर एक्सप्लेनिंग सोशल चेंज एंड वीकर एट एक्सप्लेनिंग सोशल स्टेबिलिटी। तो जो है वो इसने यहाँ पे कंपेयर भी कर दिया है फंक्शनलिस्ट थ्योरी को। दरअसल उसने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो इससे हमने पहले पढ़ी थी फंक्शनलिस्ट थ्योरी, और उसने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो सोशल चेंज को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करती है। सोशल चेंज किस तरह से आ रही है, किस तरह से माशरे के अंदर एक मुकाबला पैदा होता है, उस मुकाबले की बुनियाद पे कैसे जो है वो रिसोर्सेज बढ़ती हैं, और वो फिर किस तरह से तबक़ाती डिफरेंस पैदा करती हैं, जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, तबक़ात डिफरेंट हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ तबक़े माशरे के अंदर जन्म लेते हैं, वो सारी के सारी एक्सप्लेन कर देती है बहुत अच्छी तरीक़े से, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ मैंने कहा था कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जो है इसको भी हमें देखना पड़ेगा। फिलोसॉफिकल अप्रोच टू रियलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल। अब कहता है कि फॉर मार्क्स एंड एंगल materialism means that the material world perceptible to the senses has objective reality independent of mind or spirit. Two premises are central for DM। हम DM यहाँ पे dialectical materialism को ही कह रहे हैं। वो कहता है कि everything that exists in material out or thoughts, abstraction and ideas are only reflections of material objects in our physical brain। वो कहता है कि मटेरियलिज्म, पहले देखें ना इसमें दो वर्ड्स हैं, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। दिस टर्मिनोलॉजी dialectical materialism is comprised upon the two words, first is dialectical and second is materialism. So what is materialism in this terminology and what is dialectical in this terminology we should see step by step। तो materialism क्या है वो देख लेते हैं। materialism basically जो है वो कहता है कि जो कुछ भी हमारे इस दुनिया के अंदर हो रहा है दरअसल वो सबब बनता है मटेरियल का ही, टेंजिबल थिंग्स का ही जो है वो सबब बनता है। अब मिसाल के तौर पे इंसान ने जो कुछ भी देखा उसी से ही जो है वो अंदाज़ा लगा के और जो है वो हर चीज़ का मामला अख़ज़ कर लिया और उसी से ही वो अंदाज़े लगा लिए जो कि इंटेंजिबल वर्ल्ड के अंदाज़े हैं, ठीक है जी। तो वो कहता है कि इंसान किसी भी ऐसी चीज़ को तसव्वुर में ला ही नहीं सकता जिसका कि कोई मटेरियल जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इवन उसने कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये भी जो है वो आपके फ़िज़िकल ब्रेन में ही हो रहा है, ठीक है जी। अब इसको आपको समझना है तो इसके लिए हम पहले इसको आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या कहता है। अब वो कहता है कि देखिए आपकी पहले तो ये समझ में आ गया, अब सुनिए, देयर इज़ नो बिगिनिंग एंड नो एंड, वट एवर और हु एवर इज़ नॉट फाइटिंग इज़ डेड और इज़ अ फिक्शन ऑफ आवर इमेजिनेशन। वो कहता है कि कोई, अब डायलेक्टिक्स
समझ लीजिए कि डायलेक्टिक्स के लिए वो क्या कह रहा है, वो कहता है डायलेक्टिक्स क्या है, वो कहता है डायलेक्टिक्स ये है कि देयर इज़ नो बिगिनिंग एंड नो एंड, कोई शुरुआत नहीं है, कोई इब्तदा नहीं है, वाट एवर हुअर, जो कुछ भी है वो सब कुछ अगर वो फाइटिंग नहीं कर रहा है, वो स्ट्रगल नहीं कर रहा है, तो वो मुर्दार है, वो मरा हुआ है और इज़ अ फिक्शन, या फिर वो हकीकत में वजूद ही नहीं रखता है। अगर वो फाइटिंग नहीं कर रहा है तो वो फिर वजूद ही नहीं रखता है और वो फिक्शन है, वो सिर्फ एक मनगढ़ंत दास्तान है और यह हमारे दिल की या हमारे जहन की इख्तरा है, बस हमारी सोच है ये और अवर इमेजिनेशन है, हमारा तसव्वुर है। नो need for God to make people and things move their legs, they do this by themselves, this is dialects। वो कहता है कि टकराव ये है कि no need for God, हम कहते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ये जो शख्स हैं ये इस तरह यहाँ पे इस वक्त जो बात कर रहे हैं बड़ा ही ख़तरनाक बात है। बहरहाल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप इस पर एतक़ाद करें नहीं करें तो सोशलॉजी का हिस्सा है। तो वो कहता है कि कोई अल्लाह नहीं है, कोई गॉड नहीं है कि जो है वो आपको टांगें हिलाने के लिए भी जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी चाहिए। आपकी टांगें, आपका फ़िज़िक्स, आपकी जो आपका जिस्म है, अगर वो वर्क कर रहा है तो जो है वो फाइट कर रहा है तो वो टांगे भी हिलाएगा, वरना तो ये मनगढ़ंत बात रह जाएगी और कोई इसके लिए कोई वो नहीं है। ये सारा का सारा फिज़िकल सिस्टम है, ये मटेरियलिज़म है, ये दुनिया जो है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और जो है वो मॉलिक्यूल्स मिलके जो है वो चीज़ें बनाते हैं, सेल बनाते हैं, सेल से जो है वो ऑर्गेनिज़म्स बन जाते हैं। इसी तरीके से यही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट मैटर बनाते हैं और जो है वो डिफरेंट जो है वो आपको मटेरियल वर्ल्ड मिलता है, कुर्सी बनती है, लोहा बनता है, जहाज़ बन जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें बन जाती हैं, जो कुछ भी है दैट इज़ ऑल इज़ मटेरियल। और जो है वो कोई जो है वो खुदा की ज़ात कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है और ना इसकी ज़रूरत है और जो है वो न शुरुआत है न आखिर है कुछ। जो कुछ भी है वो जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, फाइटिंग करें और जिएँ। देयर आर नो souls, God, angel, demons, astral beings, एस्ट्रल बींग्स यानी कि सितारे और ये जो सैयारे होते हैं यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज़, जिसे आप अंग्रेज़ी में कह सकते हैं, उर्दू में सैयारे सितारे कहते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, लेकिन एस्ट्रल बींग्स आप इसको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। और एनी थिंग एल्स दैट डजेंट हैव अ फिज़िकल फॉर्म, नो प्योर इंफॉर्मेशन दैट इज़ंट एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, दिस इज़ द मटीरियलिज़म। सो ये वो कहता है कि मटीरियलिज़म की उसने डेफिनेशन दे दी है, कोई रूह नहीं होती, कोई खुदा नहीं होता, कोई एंजल नहीं होता, कोई डेमन नहीं होता, ना कोई शैतान है, ना कोई अल्लाह है की ज़ात है नाउज़ुबिल्लाह, कोई ना कोई ऐसा, वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जो है वो इंसान की इख्तरा है, क्योंकि इंसान जो है जो देखता है वो उसी की बुनियाद पे इख्तरा करता है, उसी की बुनियाद पे जो है वो अपनी रियलिटी को बनाता है। अब देखिए ना, आप मिसाल ले ली एंजल, आपको एंजल कैसा नज़र आता है? आप आंखें बंद कीजिए, आपको नज़र आएगा एक परों वाला सफ़ेद सा जिसके चिप लंबा सा होगा, उसके चोगा पहना होगा, उसने एक जो है वो क्लॉक पहना हुआ होगा और उसके ऊपर जो है पीछे से पर भी निकले होंगे। ये आपने फिज़िकल वर्ल्ड में देखा है तो आप एंजल समझ रहे हैं, लेकिन ये एंजल क्या चीज़ है? डेमन के लिए आपके पास एक जो है वो फ़िज़िकल जो है वो शेप है, इसी तरह से गॉड के लिए भी फ़िज़िकल शेप है। हम मुसलमान तो वैसे भी गॉड के लिए कोई जो है वो फ़िज़िकल शेप नहीं बनाते हैं, लेकिन दूसरी मज़ाहिब के अंदर तो गॉड के लिए भी जो है वो फ़िज़िकल शेप्स मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल वो कहता है कि ये है मटीरियलिज़म। सो जो है वो ये यहाँ पे इसको अब आपने देख लिया। अब वो कहता है कि जो है वो अब हमें कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आया कि व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इन सोशियोलॉजी। तो कहता है कि फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी व्यूज़ द रिलेशनशिप बिटवीन a housing complex owner and tenant as being based mainly on conflict instead of balance और harmony। वो कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट को समझना है, मालिक मकान और किराएदार को देख लो, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो दरअसल एक तनाज़ा यानी कि कॉन्फ्लिक्ट, टकराव की वजह से ये रिलेशन है, और जो है वो इज़ बीइंग मेनली अ कॉन्फ्लिक्ट इंस्टेड ऑफ बैलेंस और हारमनी। ये कोई बैलेंस और हारमनी है, तवाज़ुन और हमांगी की वजह से थोड़ी है, ये हारमनी की वजह से। इवन दो देयर मे बी मोर हारमनी देन कॉन्फ्लिक्ट, बट दे बिलीव्ड
that they are defined by getting whatever resources they can from each other। दरअसल दोनों जो हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट के तहत जो है मालिक मकान और किराएदार जो आपस में उनका रिलेशन है वो दोनों रिसोर्सेज अपने तौर पे हासिल कर रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ये कॉन्फ्लिक्ट का रिश्ता जो है वो दोनों को जो है वो रिसोर्सेज दे रहा है। एक को जो है वो पैसा मिल रहा है किराए के तौर पे, एक को जो है वो घर मिल रहा है उस किराए के उस पैसे के बदले में, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। कहता है बेनिफिट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या हो सकते हैं। कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बेनिफिट्स इन इट्स मैक्रो व्यू, ये एक बड़ा व्यू है, ये एक बहुत बड़े वर्जन के अंदर आपको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी समझ में आएगी सोसाइटी की। कहता है एब्स्ट्रैक्टिंग डिफरेंट पोर्शंस ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अलाउ ईजियर एनालिसिस फॉर इंटरेक्शन बिटवीन दीज ग्रुप्स। आपको जो है बहुत आसानी से जो है वो नज़र आ सकता है अगर आप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को इस्तेमाल करें कि बड़े बड़े ग्रोह किस तरीके से जो है वो किसी दूसरे ग्रोह के साथ बर्ताव करते हैं या करने वाले हैं या करेंगे। वो क्या बर्ताव होगा उनका, एक ग्रोह का दूसरे ग्रोह के साथ, एक सोसाइटी का दूसरी सोसाइटी के साथ। आप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को समझ लीजिए, बेस कीजिए कॉन्फ्लिक्ट को, आपकी समझ में आ जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल, ये सोशल चेंज, अब सुन लीजिए इसके मेन पॉइंट्स आखिर में। सोशल चेंज इज़ ड्रिवन बाय कॉन्फ्लिक्ट। तो अब आपको पता चल रहा है कि क्योंकि हमें पता है कि हम जो सोशलॉजी की थ्योरीज़ पढ़ रहे हैं ये दरअसल सोशल चेंजिंग्स को जो है वो सॉर्ट आउट कर रही हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रही हैं। तो उसने बताया कि सोशल चेंज इज़ ड्रिवन बाय कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ड्रिवन होती है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वजूद में आती है। लाइफ इज़ करेक्टराइज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट नॉट कंसेंसस। वो कहता है लाइफ दरअसल मजमुआ है एतराज़ात का, तनाज़ात का, झगड़ों का, फसाद का, प्रॉब्लम्स का, परेशानियों का, ना कि कंसेंसस का या हारमनी का। कि आप जो हैं वो सुबह उठें और आप कहें कि आज से तो अमन शांति होगी और कुछ भी नहीं है। रोज़ नए मसले हैं, नए तनाज़े हैं, नए टकराव हैं, नए टारगेट्स हैं। तो जनाब ये कहते हैं देयर आर टू मेन क्लासेस इन सोसाइटी। जनाब इस वजह से दो बड़ी क्लासेस वो ये बनाता है। एक बॉर्जोसीज कहलाती है, इसको जो भी आप इसका टर्मिनोलॉजी कर लीजिए, ये जर्मन टर्मिनोलॉजी है, हमारे मुंह से तो नहीं निकलने वाली। बॉर्जोसी मैं इसको करता हूँ। ये वो क्लास है जो हम डोमिनेंट क्लास कह सकते हैं, अमीरों की क्लास कह सकते हैं, बिजनेस ओनर्स की क्लास कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स की क्लास कह सकते हैं। दूसरी क्लास उसने बनाई है प्रोलेटरेट की, ये वो लोग हैं जो वर्किंग क्लास है। ये इसमें आप गरीब गुरबा को भी कर सकते हैं, पीजेंट्स को कर सकते हैं, टीनेंट जो अभी यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हो सारे के सारे इसमें। तो इसके हिसाब से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में सिर्फ दो क्लासेस हैं। ठीक है जी। ऑल सोसाइटीज़ परपिचुएट फ्रॉम इनजस्टिस और इनइक्वालिटी। वो कहता है कि सारी सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो परपिचुएट फॉर्म है इनजस्टिस और इनइक्वालिटी का। कहता है यानी कि वो ये कह रहा है कि तमाम माशरों के अंदर नाइंसाफ़ी मौजूद रहती है और जो इनइक्वालिटी है यानी कि जो है वो नाइंसाफ़ी की कोई इनइक्वालिटी कह लीजिए कि जो है वो गैर बराबरी जो है वो भी रहती है। ऐसा नहीं कि सब बराबर हो जाए, कभी सब बराबर नहीं होंगे। कहता है कि पावर इन अनइक्वल डिवाइडेड, सम ग्रुप्स डोमिनेंट अदर्स। ये बॉर्जोसीज हैं जो कि जो है वो कहता है कि पावर इन अनइक्वल डिवाइडेड हैं, सम ग्रुप्स डोमिनेट अदर्स। वो कहता है कि पावर हमेशा अनइक्वली डिवाइड रहेगा और जो है वो ग्रुप डोमिनेट करेगा दूसरों पे, और वो क्या कहलाएगा, बॉर्जोसी होंगे वो। मैंने अभी तो आपको बताया कि दो क्लासेस हैं। दूसरी कहता है कि सोशल आर्डर इज़ बेस्ड ऑन कंट्रोल बाय डोमिनेंट ग्रुप्स। और सोशल आर्डर जो है वो कंट्रोल कौन करेगा, माशरे के फैसले कौन करेगा कि माशरा किस सिम्त में जाएगा, वो डोमिनेंट ग्रुप करेगा, बॉर्जोसी करेंगे। ठीक है जी। तो ये सारा का सारा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी थी, मैंने इसको समराइज़ भी कर दिया। आई होप कि आपको पसंद आएगी। सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू जी।